हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं हम। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत कम संख्या में असाइनमेंट आ रहे हैं, वीडियो पता नहीं देख रहे हैं कि ऐसे ही अपने आंसर भेज रहे हैं। पिछली बार भी जो आपको असाइनमेंट दिया गया था उसमें एक क्वेश्चन था कि 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। कुछ बच्चों ने इंजीनियर्स डे लिख के भेजा है, कुछ बच्चों ने कुछ लिख के भेजा है। आप लोग वीडियो देखते नहीं, और चैप्टर के मैंने बोला था जो मुख्य बिंदु हैं आपके, आपको उनको पढ़ना है। शायद आपने पढ़ा नहीं, तो अच्छे से वीडियो देखें बच्चों और फिर चैप्टर को पढ़ें। आंसर आपको पार्ट में ही मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था आपको, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। उसी क्रम में मैं आज आपको पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मोस्टली टीचर सभी कक्षाओं में यही पाठ अभी व्याकरण में पढ़ा रही हैं। मैंने जैसा कि कहा आपको कि हर कक्षा में आप ये पाठ पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप लोगों के पास होगी पाठ से रिलेटेड। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से इन पाठों को दोबारा पढ़ाएं, ताकि आपका जो मतलब जो थोड़ा बहुत चला गया है ना, वो जो गायब हो गया है दिमाग से, वो वापस लौट कर आ जाए। तो बच्चों, अब जो आपको समर ब्रेक मिलेगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पेंडिंग असाइनमेंट पूरा कर कर भेजें। 8 असाइनमेंट दे रहे हैं हम आपको समर ब्रेक से पहले। ये 8वां असाइनमेंट जा रहा है, 8वां वीडियो जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से अपने 8 असाइनमेंट कंफर्म कर लें कि आपने हर सब्जेक्ट के भेज दिए हैं। इन असाइनमेंट का कितना फ़ायदा आपको पिछले साल हुआ है, उतना ही फ़ायदा आपको इस साल भी होगा। असाइनमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। आपको लास्ट ईयर भी कहा था कि कुछ बच्चों को तो इसका कितना फ़ायदा हुआ कि वो पोजीशन होल्डर बन गए, जो बिल्कुल ही कम रैंक के थे क्लास में, जिनकी पोजीशन भी नहीं आती थी, उनको पोजीशन मिली। तो आप लोग भी उससे सीख लें कि आपको भी इन असाइनमेंट्स का कितना फ़ायदा होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। मार्क्स मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोग अच्छे से असाइनमेंट करके भेजेंगे तो उसके मार्क्स ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है बच्चों, पता है आपको वर्ण क्या होता है? अभी तक तो मैंने आपको भाषा पढ़ाया। भाषा क्या था? भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन। जो आपके भाव हैं, जो आपके विचार हैं, जब आप उनको अभिव्यक्त करते हैं तो उसका जो साधन आप लोग यूज़ करते हैं, जिस साधन का आप प्रयोग करते हैं, वह क्या होता है? भाषा होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब 10th में भी ये क्वेश्चन इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाता है तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब उन ध्वनियों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखो, मैं उदाहरण देती हूँ आपको। ध्वनियाँ कैसी होती हैं? ध्वनियाँ जैसे आपका एक वर्ड है सूरज और एक वर्ड है पर्वत, ठीक है। अब सूरज को यदि आप अलग अलग करेंगे, जैसे आपको छोटी क्लासों में, कक्षाओं में समझाया जाता है ना, जाता था आपको। आपके भाई बहन भी होंगे, तो आप अगर उनके वीडियो देखें, जो मैडम उनको पढ़ा रही है, जो अध्यापिका उनको पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है? स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ। अगर आप उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब उसको अलग अलग करेंगे, तो इस तरह से होगा वो सूरज का। स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, ये है सूरज का वर्ण विच्छेद। अब पर्वत का करेंगे इसी तरह से, तो कैसे होगा? प प्लस अ प्लस व प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस ता और प्लस आ, ये पर्वत का वर्ण विच्छेद होगा, है ना। सूरज और पर्वत शब्दों में जो अनेक ध्वनियाँ, ये जो मैंने प्लस प्लस करके आपको समझाई हैं, ये जो अनेक साउंड प्रयोग हुए हैं, ये जो अनेक ध्वनियाँ प्रयोग हुई हैं, अब क्या आप इनके और टुकड़े कर सकते हैं? कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, सा प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ। क्या आप इनको और अलग अलग कर सकते हैं? ये जो एक वर्ड है आ, क्या इसको और टुकड़े कर सकते हैं? इसके आ को और तोड़ सकते हैं? नहीं ना। ये सबसे छोटा इसका वर्ण विच्छेद है, मतलब इसको सबसे छोटा मैंने कर दिया है। तो अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो ध्वनियाँ इसमें प्रयोग हुई हैं सूरज और पर्वत में, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो यही ध्वनियाँ क्या हैं बच्चों? यही ध्वनियाँ हैं आपकी वर्ण। समझे? स प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ,
ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं आपकी, जिनको मैंने टुकड़े कर दिए हैं, वो क्या है? वो है वर्ण। तो अतः स्पष्ट है, वर्ण की परिभाषा क्या होगी? सुने, आपकी बुक में दी है, भाषा में ध्वनियों के लिए, मतलब जो भाषा मैंने आपको पढ़ाई पहले, भाषा जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है, तो उसमें जो अपनी ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह होते हैं कुछ, मतलब जो ये प्रतीक चिन्ह हैं आपके, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनियाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, इनके जो चिन्ह बनाए गए हैं वो क्या है? वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या? वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, समझ में आया? अब वर्ण तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है वर्णमाला। देखिए वर्णमाला क्या होती है? ये वर्ण है आपके, अभी तो ये मतलब इनको अस्त व्यस्त उसमें रखा हुआ है। जब हम इसको एक क्रमिक और व्यवस्थित रूप दे देते हैं, मतलब इसको हम सीरियल वाइज लगा देते हैं, तो उस व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की, मतलब हर लैंग्वेज की, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी की अलग, हिंदी की अलग, मराठी की अलग, अपनी एक अलग वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। पढ़े हैं ना आपने हिंदी में, जो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़े हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये आपकी वर्णमाला है। ऐसी आपके इसमें व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग घ ड़, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, अक्ष त्र ज्ञ। ये सब आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला पढ़ाई मैंने आपको। तो वर्णों के जो क्रमिक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब हम उसको एक व्यवस्थित रूप दे देते हैं, हर वर्ण अपनी जगह पर होता है, इधर उधर नहीं होता, तो उनका जो एक व्यवस्थित क्रम है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला क्या पढ़ाया आपको? वर्ण। ठीक है, वर्ण पढ़ाया, समझ में आया? वर्ण समझ में आया ना? वर्ण क्या है? निर्धारित प्रतीक चिन्हों को जो अपनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, भाषा में ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वर्णमाला। जब हमको एक व्यवस्थित क्रम दिया जाता है वर्ण को, ठीक है, वर्ण को अपनी अपनी जगह पर रखा जाता है, व्यवस्थित क्रम दिया जाता है, तो उस व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब तीसरा है वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। पहले भी पढ़ाया आपने, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले व्यंजन को बाद में लेंगे, पहले स्वर की बात करते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, यानी कि जो ये वर्ण है, जो मैंने आपको वर्ण बताए, जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये भाषा नहीं आई समझ में तो दूसरी भाषा में समझाती हूँ। अर्थात जिनके बोलने में जब हम इनको बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें किसी और वर्ण की हेल्प हम नहीं लेते, और हवा जो है वो बिना किसी बाधा के, जब आप इनको बोलेंगे ना मुँह से, तो हवा जो निकलेगी एक मुँह से, वो बिना किसी रुकावट के निकलेगी, बिना किसी बाधा के, मतलब इधर उधर कहीं टकराएंगे नहीं आप बोलते समय इसको, वो बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इनको बोलकर देखिए। ठीक है, ये स्वर हैं आपके, अ आ ई, बड़ी ई आपकी, ई उ री ए ऐ ओ औ। ना तो आपकी जीभ कहीं टकराएगी, ना आपके दांत मिलेंगे आपस में, ना आपके होठ मिलेंगे, तो ये बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आपके मुंह से निकलेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। समझ में आया? ये हैं स्वर आपके। ठीक है, और जो है, जो बड़े आ से आम के ऊपर हम एक ऐसी चंद्रबिंदी, मतलब चंद्र नहीं, उसमें खाली ऐसी वो लगाते हैं, वो क्या होता है? औ, वो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है। वो हमने कहाँ से लिया है? अंग्रेजी भाषा से लिया है। ठीक है, ये हो गए आपके स्वर। तो स्वर समझ में आ गया, जो बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलते हैं, बिना किसी बाधा के मुंह से निकलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वह स्वर कहलाते हैं। आप इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इन स्वरों को बांटते हैं, आपस में विभाजित करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण बच्चों 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है बताया मैंने?
ठीक है। अब ये क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग क्या लिखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से किया जाता है। उनके नाम पूछूंगी तो क्या जवाब लिखेंगे। पहला है उसमें उच्चारण में लगने वाले समय का आधार, मतलब पहले हम स्वर को कैसे वर्गीकृत करते हैं, उच्चारण में उनको प्रोनाउंस करने में कितना समय लगा है आपका, वो आपका पहला आधार है। ठीक है। दूसरा है आपका अनुनासिकता का आधार, डिटेल में बाद में समझाएंगे। अनुनासिकता का आधार मतलब आपके उच्चारण का क्या आधार है, ये है सेकंड पार्ट आपका। ठीक है। तीसरा है आपका उच्चारण स्थान का आधार, उच्चारण में क्या स्थान है उसका क्या आधार है, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा है आपका प्रयत्न का आधार। ठीक है। ये 4 हैं, आपको 4 जो हैं ये आपके इन 4 प्रकारों से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इन 4 आधारों पर हम स्वरों को बांटते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, जो आपका पहला पॉइंट है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए इसको डिटेल में पढ़ाते हैं। इसके आधार पर आप स्वरों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। बुक में भी देखते रहिए पेज नंबर 15 पर आप इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यह आपका पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है तो इसमें कितने प्रकार से मैंने बोला आपको बांट सकते हैं, 3 प्रकार से। तो इसमें पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है। ये 3 है आपके, समझ में आया। जो आपने स्वरों को 4 प्रकारों से बांटा है, 4 प्रकार जो आपके बताए मैंने, उसमें यह पहला पॉइंट है। और पहले पॉइंट के आधार पर उनको 3 प्रकार से आप रख सकते हैं। उन 3 प्रकारों में आप स्वरों को डिसाइड कर सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो पहला देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है बच्चों, कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम, ध्यान से सुनो, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या बोला मैंने, कि जो हम स्वर हैं जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उनको उच्चरित करते हैं उसमें जब सबसे कम समय लगता है, मतलब सबसे कम टाइम लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। उदाहरण देखो, अ ई उ री, ये 4 उदाहरण है। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है ना, बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है, अ ई उ री। तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब दूसरा देखिए दीर्घ स्वर, जैसे दीर्घ नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ा लंबा है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, अभी मैंने ह्रस्व स्वर पढ़ाया ना आपको, जिनमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी कि डबल है ना, एक ह्रस्व स्वर में 1 और उससे दुगना जो है दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। उसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि उससे डबल, उससे दुगना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने हैं, 7 हैं। जो भी आपके स्वर पढ़ाए मैंने, उन स्वरों में 4 यहाँ आ गए आपके ह्रस्व स्वर में और 7 यहाँ आ गए दीर्घ स्वर में। ये 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हैं आपके दीर्घ स्वर। ग्रहित स्वर अ, जो मैंने बताया था अभी ऊपर, वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आता है, उसे भी हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही लेते हैं, ग्रहित स्वर आ को। ठीक है। अब तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कितना इजी है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना। ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ाया था उससे 3 गुना, दूसरे में 2 गुना, तीसरे में 3 गुना, 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर हम किस में करते हैं, संस्कृत में होता है। संस्कृत पढ़ी ना आपने, पहले पढ़ी थी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम वाले वर्ड जैसे खींचते हैं ना, ओम। ठीक है, हिंदी में पुकारने या संवेगात्मक अभिव्यक्ति के समय इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई श्लोक बोलते हैं, हे करते हैं ना, उसको लंबा खींचते हैं, हे को, हे प्रभु। आह कोई गिरता है तो उसके मुंह से एकदम से आह नहीं निकलता, आह करके जो दर्द होता है, तो जब हम उसको लंबा खींचते हैं यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये 3 पढ़ाए मैंने आपको। मेरे हिसाब से अभी इतना ही रखना चाहिए। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करा देती हूँ। पहले पढ़ाया मैंने आपको वर्ण, ठीक है, निर्धारित भाषा में जो ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह है वो वर्ण है। फिर पढ़ाया मैंने आपको वर्णमाला। जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित एक क्रमिक समूह दिया जाता है, लाइन से इनको लिख दिया जाता है, तो वो क्या है, वर्णमाला। ठीक है, फिर पढ़ाया मैंने आपको वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बताए मैंने आपको, आ ई
आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये आपके स्वर हो गए। और फिर इसके बाद है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर बताया? 4 आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय का आधार, अनुनासिकता का आधार, उच्चारण स्थान का आधार और प्रयत्न का आधार। उसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, उच्चारण में लगने वाले समय का आधार। उसके आधार पर हम 3 प्रकार से स्वरों को बांट सकते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है उसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जो है उसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो है उसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कितना इजी है ना। इसके एग्जाम्पल भी हैं इसमें। जब इन एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। और डिटेल में अभी इसके 3 पार्ट और हैं, उसके बाद व्यंजन है, वो और डिटेल में मैं आपको अब समर ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसको वर्ण विचार को यहाँ तक पढ़िए, अच्छे से अपने आंसर लिखिए। और आंसर मैंने कहा था जब आप लोग आंसर लिखते हैं तो आपके ये जो पार्ट के लास्ट में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं ना, मुख्य बिंदु एक चार्ट सा बना के, उनको आप अवश्य पढ़िए। इससे क्या होगा कि चैप्टर का सारा सार, लेसन का सारा निचोड़ वहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु आप पढ़ेंगे तो अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। और चैप्टर में जो बारीकी से जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर उन्होंने लिखी हैं, वहाँ पर मेन पॉइंट वहाँ पर लिखे हैं, उसको पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अच्छे से राइटिंग पैटर्न फॉलो करते हुए अपने आंसर लिखिए, पार्ट को अच्छे से दोहराइए और साफ लेख में, सुंदर लेख में अच्छे से अपने आंसर भेजिए। ये समर ब्रेक जो आपको मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए, अपना पेंडिंग वर्क कीजिए, इसमें अच्छे से सेंड कीजिए और घर पर रहकर अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, जारी रखना है। टेक केयर, हैप्पी हॉलीडेज बच्चों, बाय बाय।